तारीख थी 17 जून 2015 की। वाकया है कर्नाटक के उडुपी जिले की। ये नाम तो पता होगा आप लोगों को। नमस्ते भारत, कैसे हैं आप लोग? भारत तो अब कहना पड़ेगा संवैधानिक है। उडुपी के कुंडालपुर इलाके में एक 17 साल की बच्ची का बहुत ही बेरहमी के साथ बलात्कार के बाद निर्मम हत्या हो गई थी और उसकी मां जिले के पुलिस अधीक्षक यानी कि एएसपी के सामने सजल नयनों से यह पूछ रही थी। क्या पूछ रही थी? उसकी मां पूछ रही थी, क्या तुम मेरी बच्ची को वापस ला पाओगे बाबूजी? क्या मेरी बच्ची वापस आएगी बाबूजी? नए एसपी के आए यही महज कुछ 6 महीने हुए होंगे दोस्तों, महज 6 महीने हुए थे। और एसपी ने क्या जवाब दिया, क्या लगता है? एसपी ने दोस्तों क्या जवाब दिया? जी नहीं, यह संभव नहीं है। उसे न्याय दिलाना संभव है, उसके हत्यारे को फांसी के फंदे तक ले जाना संभव है और यह भी संभव है कि बिटिया की यादें सबके दिलों में हमेशा हमेशा के लिए रह जाए। क्या ये संभव है? दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही जानकारी से भरपूर है और आप बताइएगा क्या हुआ। जानते हैं आप उस एसपी ने क्या किया? आइए हम अब आपको एक एक पॉइंट से समझाते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए। न्यायिक प्रक्रिया में दरिंदों को सजा तो दिलवाई ही, लेकिन साथ ही साथ जिस बिंदुर तालुका से बच्ची आती थी वहां उसके नाम पर एक छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की उन्होंने। संभव है। नाम क्या था उनका और क्या उस छात्रवृत्ति योजना का क्या हुआ? दोस्तों अक्षत देवाडिगा छात्रवृत्ति योजना, जिसके तहत 10वीं में टॉप करने वाली छात्राओं को हर महीने अब 10,000 रुपए की राशि सम्मान पूर्वक दिया जाता है। 2015 में आरंभ हुई ये योजना अभी भी अनवरत चल रहा है दोस्तों। अब ये बात अलग है कि वो एसपी अब एसपी ना रह राजनीति में आ गए हैं। जी हाँ, अब हम आपको बता दें कि बात कर रहे हैं पूर्व आईपीएस और मौजूदा तमिलनाडु बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई की। ये नाम आप लोगों ने सुना होगा, के अन्नामलाई, जिन्होंने कल पुलिसिया तंत्र में सिंघम कहते थे, आज तमिलनाडु के नए योगी आदित्यनाथ के रूप में पहचाना जाता है। आपने पुलिस दफ्तर के बाहर सैकड़ों बार लोगों को प्रदर्शन करते देखा होगा, लेकिन 26 जुलाई 2016 में जो प्रदर्शन हो रहा था वो अद्भुत था दोस्तों। वो प्रदर्शन अद्भुत क्यों था? क्योंकि इसलिए पुलिस वाले के विरोध में नहीं, बल्कि ये प्रदर्शन पुलिस वालों के समर्थन में हो रहा था। दरअसल उडुपी से एसपी के अन्नामलाई ट्रांसफर हो रहे थे और यह बात वहां के लोग मानने को तैयार ही नहीं थे कि इन्हें यहाँ से जाने दिया जाए। दोबारा यही नजारा तब भी देखने को मिला जब 16 अक्टूबर 2016 को उनका ट्रांसफर कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले से हो रहा था। दोनों ही जगह लोगों का ये कहना था कि ऐसा ईमानदार पुलिस ऑफिसर अधिकारी मिलना अब नामुमकिन है। अन्नामलाई सबसे युवा प्रदेश अध्यक्ष है दोस्तों भाजपा के, और वो भी उस प्रदेश के जहां के बारे दबी जबान में यह भी कहा जा रहा है कि अब इसी तमिलनाडु से किसी लोकसभा से देश के प्रधानमंत्री और भाजपा के सर्वमान्य सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ेंगे। अब जिस अन्नामलाई पर मोदी जी इतना यकीन कर रहे हैं, उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताएं तो वो दोस्तों तमिलनाडु के करूर जिले से है और उनका जन्म कोंगू वेल्लार जाति के साधारण से कृषि परिवार में हुआ है। आजादी स्वतंत्रता के समय उनकी जाति अगड़ी जाति के रूप में थी। वहीं 1975 में इसे बैकवर्ड जाति का दर्जा दे दिया गया। कोयम्बटूर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद अन्नामलाई चाहा कि कॉरपोरेट जगत में किसी भी बड़ी कंपनी का बड़ा ओहदा संभाला जाए और उनकी इस चाहत ने उन्हें लखनऊ की आईआईएम का रास्ता दिखाया दोस्तों। अन्नामलाई
अन्नामलाई जहां IIM से MBA कर रहे थे, वहीं लखनऊ उनके अंदर एक नए इंसान को जन्म दे रही। एक ऐसा इंसान जिसे जनहित में, जनता के हित में कुछ करना था, देश के लिए कुछ करना था। एक ऐसा इंसान जो दूसरों के दुख तकलीफ में काम आ सके। अन्नामलाई एक इंटरव्यू में बताते हैं दोस्तों कि यूपी मेरे लिए एक सदमे की तरह था। फनी है, वहां लोग 5 रुपए के लिए हत्या कर देते थे, पर सत्य है मैंने वहां जो चीजें देखी उन्होंने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। मैंने कभी इतनी गरीबी नहीं देखी थी, यहाँ तक कि कल्पना भी नहीं की थी कि जीवन इस तरह भी हो सकता है। इसने मुझे झकझोर दिया और तब मैंने अपने जीवन के आगे के सफर के बारे में सोचा और तब तय किया। तब मैंने सोचा कि पैसा प्राथमिकता नहीं हो सकता। मैं एक ऐसा जीवन चाहता हूं जहां मैं लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला। सिविल सेवा मुझे ऐसा करने का एक तरीका लगा। मैंने बहुराष्ट्रीय कंपनी में प्लेसमेंट के बजाय सिविल सेवा की परीक्षा दी। IAS में पहली मेरी पसंद थी, लेकिन मेरे नंबर कम आए, मैं IPS बन गया। मैं वर्दी में खुश था, प्रसन्न था। अभी अन्नामलाई तमिलनाडु के 234 विधानसभा को कवर करते हुए दोस्तों 1170 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे हैं और पूरे तमीत में सनातन भाजपा और उसके साथ तमिलियन अस्मिता पर जोर डाल रहे हैं। ऐसा व्यक्ति आपके आसपास है दोस्तों, और इसीलिए आज मैं आपको बता रही हूं कि आप ऐसे व्यक्ति पे नजर डालें। आज अन्नामलाई के हाथों तमिलनाडु का भाजपा नेतृत्व है। अपनी स्पष्ट सनातन पहचान को आगे रख जिस तरह वो तमिलियन अस्मिता की बात जन जागरण रैलियों में लगातार कर रहे हैं, इससे तो यही इशारा मिल रहा है कि अब तमिल में भी सनातन के भगवे पताके के नीचे भाजपा का कमल पताका लहरा सकता है। बीजेपी के लिए तमिलनाडु में क्षेत्रीय दलों के पकड़ को तोड़ना अब मुश्किल लग रहा है दोस्तों। बीजेपी को हमेशा से एक उत्तर भारत की पार्टी के रूप में ही पहचाना जाता है, जिससे यह धारणा बन गई है कि वह तमिलनाडु की भाषा और सांस्कृतिक को समाप्त कर सकती है। वहीं द्रमुक और अन्ना द्रमुक पार्टियों का राज्य में गहरा समर्थन और मजबूत संगठनात्मक संरचना है, जो बीजेपी के लिए हमेशा से परेशानी का सबब रहा है। दक्षिण भारत के इन राज्यों में दोस्तों 130 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें केवल 29 सीटें ही बीजेपी के पास वर्तमान में है। वहीं अकेले कर्नाटक से ही पार्टी को 25 सीटें हैं। ऐसे में अगर बीजेपी अन्नामलाई के नेतृत्व में तमिलनाडु में कुछ कमाल करती है तो इससे बाकी के राज्यों में उनकी पकड़ को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री पहले ही तमिलनाडु के सेंगोल को उच्चतम सम्मान देकर यह इशारा दे चुके हैं कि वो तमिल अस्मिता को सराखों में बिठाने के लिए तैयार हैं। उत्तर भारत में योगी जी, पूर्वोत्तर में हिमंता और अब दक्षिण में अन्नामलाई। ये सनातन की फायर ब्रांड तिकड़ी भारत की अगली खेप है जो 2024 के चुनाव में बड़ी नहीं बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी दोस्तों। तो इस विषय में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। बाकी आप इनके बारे में कितना जानते हैं, अन्नामलाई जी के बारे में और जानने के लिए आप रिसर्च कर सकते हैं। और चैनल पे यूं ही बने रहें, अपना समर्थन देते रहें, पूरा प्यार देते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।